20 फरवरी 1999 को उस समय के भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पड़ोसी देश पाकिस्तान की यात्रा में थे। पाकिस्तान सरकार ने दिल्ली और लाहौर के बीच बस सेवा के उद्घाटन के लिए भारतीय प्रधानमंत्री को लाहौर इनवाइट किया था। तब किसी को यह डाउट भी नहीं था कि पाकिस्तान भारत के पीठ पीछे अटैक की तैयारी कर रहा है। एक तरफ जहां भारतीय प्रधानमंत्री को इनवाइट करके उनसे उद्घाटन करवाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान दबे पांव भारत की सीमा में प्रवेश करके कब्जा करने की तैयारी कर रहा था। पाकिस्तान की इस घुसपैठ का जब तक भारत को पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मई का महीना आते आते कारगिल की जमीन वॉर में बदल चुकी थी। भारत की उत्तरी सीमा पर जंग छिड़ गई थी। पड़ोसी देश पाकिस्तान के सैनिक भारत की दहलीज में घुस चुके थे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कारगिल वॉर की, लेकिन सोचने की बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल वॉर हुआ ही क्यों हमारे जवानों को अपने ही देश के कारगिल पहाड़ियों को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। आखिर में ये कारगिल वॉर जीतना हमारे देश के सैनिकों के लिए इतना मुश्किल क्यों था और कैसे 3 महीने तक चले वॉर में भारत ने जीत हासिल की। 16 अक्टूबर 1971 में आखिरकार पाकिस्तान भारत के आगे अपने 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर कर देता है और इसी वक्त पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट जाता है। इंडियन आर्मी की मदद से बांग्लादेश अपना स्वतंत्र झंडा फहराता है। इस वॉर में पाकिस्तान आर्मी की इतनी बेइज्जती हुई जो कि इतिहास में अब तक कभी नहीं हुई थी। भारत से मिली इस करारी हार से एक पाकिस्तानी फौजी बड़ा दुखी हुआ, जिसका नाम था परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ 1971 में मिले हार का बदला लेने के लिए भारत के खिलाफ पलटवार करने के लिए साजिश रचने लगे। इसी बीच 1984 में भारत ने दोबारा से पाकिस्तान को सियाचिन में धूल चटा दी, जिससे कि मुशर्रफ और बौखला गया। इस दौरान चीन एटॉमिक पावर बन चुका था और पाकिस्तान भी चीन की मदद से एटम बम बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। पड़ोस में बढ़ते खतरे को देखकर भारत 1998 में दूसरी बार 11 मई और 13 मई को एटॉमिक बम की सक्सेसफुल टेस्टिंग करता है और इसके कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण कर लेता है। अब दोनों ही देश एटॉमिक पावर के लिस्ट में शामिल थे और अगर परमाणु देश के बीच वार होता तो ये वॉर काफी घातक हो सकता था। इसीलिए सिचुएशन को समझते हुए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 19 फरवरी 1999 को दिल्ली से लाहौर का बस यात्रा करते हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ 21 फरवरी 1999 को हिस्टोरिकल लाहौर डिक्लेरेशन को साइन करते हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर में बस से उतरे तो उनका बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया गया और उनको 21 तोपों की सलामी दी गई। लेकिन कोई भी इंडियन ये नहीं जानता था कि यही तोप 3 महीने बाद भारतीय सैनिकों के सीने पर गिरेंगे। 1998 के दौरान जब परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान आर्मी चीफ बना तो उसने भारत के खिलाफ ऑपरेशन बद्र को लॉन्च करने का प्लान बनाया। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी आर्मी का मकसद नेशनल हाईवे 1A पर कब्जा करके सियाचिन ग्लेशियर में इंडियन मिलिट्री पोजीशन को कमजोर करना था और साथ ही सियाचिन से इंडियन आर्मी के सप्लाई चेन को कट आउट करना था। पाकिस्तान की मिलिट्री चाहती थी कि जिस तरह से पाकिस्तान ने बांग्लादेश को खोया, सेम उसी तरह से भारत लद्दाख से हाथ धो बैठे और कश्मीर विवाद में भारत का पलड़ा कमजोर पड़ जाए। ऐसे में नेगोशिएट करते हुए लद्दाख के बदले भारत पाकिस्तान को कश्मीर देने के लिए राजी हो जाए। अपने इन्हीं मंसूबों को हकीकत में बदलने के लिए परवेज मुशर्रफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बिना बताए कारगिल क्षेत्र में इन्फिल्ट्रेट करवा देता है। कारगिल के बटालियन टाउन के एक लोकल शेफर्ड ताशी नामग्याल अपनी खोई हुई याक खोजने के लिए निकले थे। दूरबीन से देखने पर उन्हें पठानी ड्रेस पहने कुछ लोग पहाड़ी रीजन में पत्थर तोड़कर बंकर बनाते हुए दिखे, जिनके पास हथियार भी थे। ताशी को डाउट हुआ कि ये लोग एलओसी के उस पार से आए हैं, इसीलिए ये खबर उन्होंने जल्द ही इंडियन आर्मी के नियरेस्ट पोस्ट को दे दी। इन घुसपैठियों को चेक करने के लिए जब इंडियन आर्मी ने अपने जवानों को भेजा तो इंडियन ट्रूप्स को लगा कि ये घुसपैठिए मुजाहिदीन है। लेकिन 5 मई को पाकिस्तानी आर्मी ने कारगिल में भारत के एलिमिनेशन डंप को निशाना बनाया और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। 10 मई तक इंडियन आर्मी जान गई थी कि पाकिस्तान की तरफ से द्रास, कक्सर और मुस्को सेक्टर में भारी इन्फिल्ट्रेशन हुई है
और हर इलाके में इनके टैक्टिक्स में बदलाव से इंडियन आर्मी ये भी जान गई थी कि ये काम मुजाहिदीन का नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी का है। ये खबर साफ थी कि पाकिस्तान भारत के एलओसी वाले हिस्से में 150 किलोमीटर तक फैल चुके हैं। कारगिल का पूरा हिस्सा ऊंची पहाड़ियों और दर्रा और वैलीज में बटा हुआ है, तो ऐसे में पाकिस्तानियों ने भारत के कई पीक्स और वैलीज को ऑक्यूपाई कर लिया था। मस्को वैली के कई निचले हिस्से 0.5353 माउंटेन पीक जो कि एलओसी पर बना हुआ है और इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर की तरह काम करता है, उसे पूरी तरह से कैप्चर कर लिया था। काकसार गांव, बटालिक रेंज और चोरबट वैली के माउंटेन पिक्स और तुर्तुक वैलीज के सदर्न एरियाज में भी पाकिस्तान सैनिकों ने घुसपैठ कर दी थी और ऑक्यूपाई कर लिया था और इसी तरह से कई माउंटेन पिक्स को पाकिस्तानियों ने कब्जा करके रखा था। ये पाकिस्तानी घुसपैठ 1971 में किए गए शिमला एग्रीमेंट का डायरेक्ट ब्रीच था, जिसे प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच साइन किया गया था। इस घुसपैठ की खबर जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक पहुंची तो उन्होंने कैबिनेट मीटिंग बुलाया और इस मैटर पर डिस्कस किया। भारत सरकार पाकिस्तान सरकार से इस इंट्रोगेशन का जवाब मांग रही थी, लेकिन नवाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी बार बार इस एलओसी क्रॉसिंग को डिनाई कर रहे थे और कह रहे थे कि पाकिस्तानी आर्मी ने एलओसी क्रॉसिंग नहीं की है बल्कि ये काम मुजाहिदीन का है। लेकिन पाकिस्तान का ये झूठ भी ज्यादा दिन तक पर्दे पर नहीं रह पाया और जल्द ही इंडियन आर्मी को पाकिस्तान आर्मी के कई डॉक्यूमेंट्स मिले, जिससे ये साबित हो गया कि ये काम पाकिस्तान आर्मी का ही है। ये कॉन्फ्लिक्ट अब कारगिल वॉर की शक्ल ले चुका था, जिसका असर अब इंटरनेशनल लेवल में भी देखा जा सकता था। दुनिया में ये पहली बार था जब दो न्यूक्लियर पावर देश जंग में एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। इस कॉन्फ्लिक्ट में भारत की पहली कैजुअलिटी 15 मई को हुई, जब जाट रेजिमेंट के सौरभ कालिया और 5 जवानों को पाकिस्तानी सैनिकों ने बंदी बना लिया था। ये जवान काकसार एरिया में पेट्रोलिंग के लिए गए थे, तब पाकिस्तान आर्मी द्वारा उन पर हमला किया गया। 22 दिन तक इन सैनिकों को पाकिस्तानी आर्मी ने अपने कैद में रखा और इन पर एक्सट्रीम टॉर्चर किए गए। जब इन जवानों के डेड बॉडीज को भारत को लौटाया गया, तब इंडियन सोल्जर्स के सब्र का बांध टूट गया। अब सामने एक ही रास्ता था और वो था भारत की जीत और पाकिस्तानियों को एक ऐसा सबक देना जो वो चाहकर भी कभी ना भूल पाए। 10 मई 1999 को इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ ऑपरेशन विजय को लॉन्च किया। इसका मकसद कारगिल के इलाके पर भारत के कंट्रोल को वापस से एस्टैब्लिश करना और पाकिस्तान के आर्मी को वहां से भगाना था। इसीलिए हजारों सैनिकों को कश्मीर से कारगिल की तरफ मोबिलाइज किया गया। उस वक्त भारत के आर्मी चीफ वेद प्रकाश मलिक थे, जिन्होंने ऑपरेशन विजय की कमान संभाली थी और 16,000 फीट पर दुश्मनों से लड़ने के लिए इंडियन मिलिट्री स्ट्रेटेजी को भी प्लान किया था। इस युद्ध में इंडियन आर्मी का फर्स्ट अप्रोच कारगिल के स्टीप पहाड़ियों पर चढ़ना था, जिसे चढ़ने में 12 से 13 घंटे का वक्त लगता था। अब क्योंकि कारगिल की नंगी और खड़े पहाड़ियों पर दुश्मन आसानी से इंडियन सोल्जर्स को देख सकते थे, इसीलिए चढ़ाई का वक्त रात को चुना गया। लेकिन मुश्किल ये थी कि कारगिल की पहाड़ियों पर एक तो हड्डी जमा देने वाली ठंड थी और ऊपर से चढ़ते ही ऑक्सीजन की कमी होने वाली थी। ऐसे में ऊपर चढ़ते हुए या तो सैनिक अपने साथ पानी और खाना ले जा सकते थे या फिर वेपन्स लेकर दुश्मनों को खदेड़ सकते थे। इन सब के अलावा अगर थोड़ी सी भी लापरवाही होती तो ऊपर बैठे दुश्मन आसानी से इंडियन सोल्जर्स पर ढाबा बोल सकते थे। लेकिन हमारे जाबाज ऑफिसर्स और सोल्जर्स हर सिचुएशन के लिए तैयार थे। इंडियन आर्मी के इस ऑपरेशन को सक्सेस करने के लिए इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने भी एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाया है। 26 जुलाई 1999 तक भारत को इस युद्ध में सक्सेस मिल चुकी थी और घुसपैठियों द्वारा कब्जा किए सभी इलाकों में फिर से तिरंगा लहराने लगा।